सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम प्रेरणा है और ये कुंडली आई है जयपुर राजस्थान से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1977 सुबह 8:45। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम में आपको सबसे पहले बताऊं, कार्यक्रम देखने के दौरान तुरंत ही जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। अपने आसपास के मंदिरों का संरक्षण, अपने कुल देवता की उपासना, माता पिता की सेवा, उनकी आराधना, उनकी आज्ञा का पालन, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये सब नित्य प्रतिदिन करते रहिए ताकि उनकी दया दृष्टि आप पे बनी रहे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में जातक के संस्कार के ऊपर बात कही है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मनुष्य के कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से निरूपण किया गया है, एक्सप्लेनेशन संपूर्णतया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां और किसी को बांटने की बात नहीं की गई है मनुस्मृति में। यह बात मैं बार बार कहता हूं, बांटने की बात राजनीति से प्रेरित, धर्म से प्रेरित, कुंठा से ग्रसित लोग करते हैं, पर सच्चे अर्थ में धर्म कभी भी बांटने का नहीं होता, जोड़ने का होता है। हाँ, परंपराओं का और संस्कृति का, सभ्यता का, धर्मशास्त्र का उल्लंघन करने से सनातन आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसका संकलन स्मृति ग्रंथों में है और वो बताया गया है कि कैसे जीवन यापन करना है और कैसे जीना है। तो यहां भगवान मनु ने चौथे महीने में जब जातक का जन्म हो जाए और वो 4 महीने का हो जाए, तब उसे भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कराना चाहिए। मतलब उसे प्रसूति गृह से बाहर निकाल करके, प्रसूति का जो घर होता है उससे बाहर निकाल करके उसको भगवान सूर्य का दर्शन कराना चाहिए। और दूसरा, जब 6 महीने का बालक हो जाए या बालिका जब 6 महीने की हो जाए, तब उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें उसे अन्नप्राशन में, आप लोग जानते हैं अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, उसके बारे में। पर यहां पे भगवान ने बड़ी अच्छी श्लोक लिखी है और कहा है, चतुर्थे मासी कर्तव्यम सीशो निष्क्रमणम गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यत् वेष्ठम मंगलम कृते कुले। चौथे महीने में सूर्य का दर्शन हो और 6वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार हो। ये संस्कार हमें हमारी, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं ना कि वो बहुत विद्वान बने, बहुत ही प्रकांड बने, एकदम बिल्कुल मजबूत, जिसको कोई हरा ना सके, तो उसके सारे संस्कार समय पे किया करें। फिर देखिए, यज्ञोपवीत से लेकर के चूड़ाकर्ण से लेकर के सारे संस्कार अगर समय पे होते रहेंगे, सारे संस्कार अगर समय पे होते रहें, तो उस जातक को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है, क्योंकि सारे संस्कार समंत्रक होते हैं, मंत्र से युक्त होते हैं, और मंत्र जहां वहीं बल। अब आइए इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। इनका जन्म हुआ अश्विन माह दक्षिणायन और हेमंत ऋतु शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि। जरा ध्यान से समझना होगा। जातक का जन्म हुआ दक्षिणायन, मतलब इस कुंडली के लिए दशम भाव के जो अधिपति सूर्य हैं, जिनका नीच भंग शनि ने केंद्र में आकर के कर दिया है, इस कुंडली के लिए सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर सूर्य दक्षिणायन में है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, उसका मनोबल कमजोर हो सकता है, प्रभावित करने की क्षमता उसकी कमजोर हो सकती है, और वो अपने इच्छाओं के विपरीत भी कई बार परिस्थितियों से मेल कर सकता है या मेल होता है। इनका जन्म हुआ हेमंत ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति प्रेम करने वाला और प्रेम पाने की कोशिश करने वाला है, पर मिले कि नहीं ये बाद में बताऊंगा। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, इस वजह से वाणी पे संयम और नियंत्रण दोनों ही आवश्यक होगा। शुक्रवार को जन्मे हैं, इस वजह से सुंदर वाणी, सुंदर काया और श्रेष्ठ बुद्धि के साथ अनुभवी होता है। आपका जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि, इस वजह से यहां पे चंद्रमा शुभग्रह होंगे, और जब चंद्रमा शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति को वैभव संपन्न बनाते हैं, श्रेष्ठ मति बुद्धि का और संपूर्ण प्रजाति का हित करने वाला होता है। चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो इनकम बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा जब शुभग्रह बनेंगे तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क बड़ा ही उजागर रहता है और बड़ा ही वो सकारात्मक विचारों से भरा हुआ होता है। वो जो है वो कंटेंट को समझता है, चीजों को समझता है, कहाँ उठा करके कौन सी चीज रखनी है, किससे कैसे बात करनी है, रिपोर्ट कैसे करना है, जो मैसेज डिलीवरी है वो बहुत अच्छा करता है कि कैसे जो है वो इनपुट आउटपुट का खेल कैसा है, वो जो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं आप, बहुत अच्छा होता है।
भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से विवाह के बाद व्यक्ति, अगर पति कमजोर वर्ग से भी आते हों या कमजोर हो धन के मामले में या किसी भी तरीके से, तो यहां भरणी नक्षत्र वालों का प्रभाव ऐसा होता है कि उनका दाम्पत्य, वो चाहे जिसके साथ भी उनका संबंध बनता है, चाहे पार्टनरशिप में भी बात करता हूं, तो वो बड़ा अच्छा होता है और उसे कमजोर नहीं कहते। भरणी नक्षत्र वाले भरने का काम करते हैं, किसी दूसरे को भर देते हैं। व्यतिपात योग है, ये थोड़ा परेशान करता है मानसिक रूप से। तैतलकरण व्यक्ति को लाभदायक होगा पर उतना नहीं, वो सामान्य परिणाम देने लगता है। हालांकि यहाँ पे क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में क्षत्रियता के गुण दिखने को मिलेंगे। तामसिक प्रभावों का प्रभाव जीवन पे रहता है, अहंकार की भावना भी आती है और कई बार व्यक्ति को दूसरों से तकलीफें होती हैं। मतलब अब आप इतने ही दैवज्ञ नहीं हो जाते कि आपको कई बार किसी दूसरे से तकलीफ ना हो। आप परमहंस नहीं है, कहने का अर्थ है। जैसे मैंने कहा था एक कार्यक्रम में कि अपने नाक को सर्दी लगा लो या मन को सर्दी लगा लो, तो मन को सर्दी लगने का अर्थ होगा कि आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, आप सब में जो है वो बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। पर यहाँ पे ये बात नहीं होगी। इसके कारण कई बार आपको थोड़ी बहुत समस्या झेलनी पड़ सकती है या कई बार विरोध झेलना पड़ता है। पर इसमें सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपना आत्मविश्वास कभी ना खोएं और अपने आप को मेंटेन करें, अपनी स्थिति को ठीक रखें, अवस्था को समझें, कहने का अर्थ है। ये इनकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छी बात होगी पंचांग में कि व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त है। कभी कभी उसके ऊपर दोषारोपण होते हैं, चोरी चकारी का इल्जाम लगा दे, कोई काम आपने नहीं किया है वो भी आपको सहना पड़े कि आपने किया है, ऐसा सुनना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं। पर आपका मन ठीक है और आपकी यात्रा ठीक है, आपकी सामाजिकता ठीक है, और भले ही आप घर परिवार के लिए थोड़े से ऐसे नेगेटिव बनते हो, एक परछाई बनती है नकारात्मकता वाली, पर वो आप हो नहीं नेगेटिव। आप वृश्चिक लग्न के हैं जिसके लिए मंगल बड़े अच्छे होते हैं और इस कुंडली के लिए मंगल नीच के बैठे हैं, पर भाग्य भाव में है, मैं उन्हें फिर भी कमजोर नहीं कहूंगा। केंद्र में एकमात्र ग्रह शनि जो कि शत्रु के घर में दिग्बली होकर के बैठे हैं, और दशम स्थान में शनि का प्रभाव ठीक होता है करियर के लिहाज से। इस कारण से व्यक्ति अनुशासित होता हुआ पर सास ससुर से सुख थोड़ा कमजोर मिले, ऐसा होता है वो दिखता है। ये कुंडली का पंचांग है, आगे बताऊंगा। अब इनकी कुंडली के ग्रह स्पष्ट पे लेके आता हूं। इस कुंडली के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अंक 9 बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र अनुराधा, लग्न 8 डिग्री के बहुत अच्छे बैठे हैं, अनुभवी है, पर इसको और भी आवश्यकता है। और नक्षत्र में अनुराधा बहुत अच्छा रहे, पुष्य बहुत अच्छा रहे, भरणी बहुत अच्छा रहे, हस्त बहुत अच्छा रहे, स्वाति बहुत अच्छा रहे, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और पुनर्वसु, ये किसी भी काम को करने के लिए ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। राशियां इस कुंडली के लिए मीन और कर्क की बहुत अच्छी रहेंगी। झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए मेष, सिंह और धनु वालों से। इस कुंडली के लिए दिशा हमेशा से उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए अगर कहीं भी जाना हो तो आप दक्षिण और पूर्व दिशा में जा सकते हैं। इस कुंडली का व्यय बहुत अच्छा है, पर उसको और भी संतुलित होने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इस कुंडली के पास है। शुक्र के संग एकादशवें भाव में राहु बैठे हैं नीच के, इस वजह से राहु भी वहां पे आपकी जरूरतों को बढ़ाने वाले और कई बार जीवन के प्रत्येक हिस्से में जिम्मेदारी डालने वाले होते हैं। कई बार आरंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा आपको पैदल खुद से ही करनी पड़ती है। पैदल का मतलब सवारी नहीं है, पैदल का मतलब है अपने बल पे ही। और अगर आप अपने बल पे कुछ भी ना करें तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, या कई बार आपको ऐसा दबाव में आना पड़ता है या डाला जाता है कि नहीं तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा, ये वाला भाव आता है। इस कुंडली में अनुभव बहुत अच्छा है, इस कुंडली की धार्मिकता बहुत अच्छी है, इस कुंडली का मंत्र बहुत अच्छा है, इस कुंडली की आध्यात्मिकता बड़ी अच्छी है, इस कुंडली का ज्ञान पक्ष अच्छा है, इस कुंडली का कम्युनिकेशन कमजोर हो रहा है मंगल नीच के नवम भाव में, और इस कुंडली में साहस बहुत अच्छा है, इस कुंडली में रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है, इस कुंडली का अनुशासनहीन होना बिल्कुल भी नहीं है। ये कुंडली अनुशासित है और मजबूत है अपनी इच्छा शक्ति से। सूर्य जो बैठे हैं वो 11 डिग्री के हैं और बुध जो बैठे हैं वो 16 डिग्री के हैं। ये अवस्था बुध को अस्त करेगी और ऐसी जो स्थिति बनेगी वो व्यक्ति के जो इंटेलिजेंस है उसको प्रभाव में कमजोर कर सकती है। कई बार लाभ कमजोर हो सकता है और मेहनत करके धन इकट्ठा करनी पड़ती है और तब जाकर के उसका व्यय होता है। मतलब आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। इस कुंडली में अगर मैं देखूं तो मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं
और नीच के होकर के, जिनका नीच भंग कहीं से नहीं हो रहा है, इस कारण से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हमें अपने भाग्य के बल को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कलिकाल में आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना आवश्यक रूप से है। साथ ही साथ अगर हो सके तो मंगलवार को लाल पुष्प की माला भगवान बजरंगबली को अर्पित करना चाहिए। शुक्र के संग राहु हस्त नक्षत्र में दोनों बैठे हैं, इस वजह से इमोशनल आप हैं पर प्रैक्टिकल्स भी हैं। और ये कुंडली बहुत ही ज्यादा सैद्धांतिक है, जिसमें कई बार इनिशियल स्टेप में जहां कहीं भी कोई संबंध बनता है उसके आरंभ के काल में दिक्कत होती है, क्योंकि ये कई बार अपनी मनमर्जी चलाने वाली कुंडली है। हालांकि ये बैलेंस बनाने के लिए पूरे तरीके से हाजिर है कुंडली, पर चूंकि चंद्रमा मेष राशि के और लग्न के अधिपति मंगल, दोनों के अधिपति, राशि के अधिपति मंगल, लग्न के अधिपति मंगल और राशि के अधिपति भी मंगल, और दोनों के ही अधिपति होकर के मंगल नीच के हो गए। नवांश कुंडली में भी मंगल कोई अच्छे ग्रह में बैठे नहीं है। एकादशवें भाव में शुक्र राहु के संग यहां भी हैं, एकादशवें भाव में शुक्र राहु के संग यहां, दोनों वर्गोत्तम तो बलवान हो गए। पर वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, तो मारक ग्रह अगर वर्गोत्तम हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो पहले मारेगा फिर आपको सुविधाएं देगा, क्योंकि एकादशवें भाव में शुक्र जो होते हैं वो बड़े अच्छे परिणाम देते हैं आपके धन के लिए, आपके प्रतिष्ठा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, आपके संतान के लिए, आपके जो जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब एकादशवें भाव के शुक्र देते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव के अधिपति होकर के नहीं बैठते, जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर शनि नहीं बैठते, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर चंद्रमा यहां नवांश कुंडली में नहीं बैठते, तो इस कुंडली का दाम्पत्य आरंभ से ही बहुत अच्छा होता। तो अगर आपके नवांश कुंडली में लग्न पे गुरु की दृष्टि नहीं है, जैसे कि यहां लग्न पे गुरु का प्रभाव है, लेकिन इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं, और सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल ने किया है। इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि हमें आरंभ में विवाह में दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अगर आप भी विवाह आपका अगर नहीं हुआ है, विवाह अगर नहीं है, तो ये स्थिति जो नवांश में बन रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि निस्संदेह हमें विवाह बड़ी सावधानी से बितानी होगी, क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। वो मेहनत करवाएंगे तब जाकर के उसमें बल देंगे। चंद्रमा यहां नीच के थे, इस वजह से एक वक्त बड़ा बेकार गुजरा होगा, ये मंगल और चंद्रमा के कारण। और उसके बाद वो कई बार बुध नीच के होकर के बैठे हैं सप्तम भाव में, मंगल बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, शनि भाग्य भाव में कम्युनिकेशन गैप दे देते हैं। हालांकि यहां मित्र की राशि में बैठे हैं इस कारण से, और गुरु की दृष्टि शत्रुवत जा रही है, इस वजह से चूंकि वहां नवम भाव में मित्र की राशि में शनि बैठे हैं, तो जो आपके पति देव हैं उनसे आपका संबंध खराब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन है और सामने वाला भी कम्युनिकेट करता है। पर वस्तुतः बात यहां गुरु चंद्रमा नीच के, यहां के अधिपति नीच के, तो ये जो संबंध होता है, जैसे दशम भाव और तीसरा भाव, यहां से सास ससुर के साथ संबंधों में कभी कभी खटाई देखने को मिलती है, जिसका ही खामियाजा विवाह को झेलना पड़ता है। क्लियर है? तो मैं यहां नवांश पे आ गया, पर आपको मैं लग्न पे अब लेके आता हूं। गुरु और चंद्रमा का सप्तम भाव को शुभकर्त्री लगाना, लेकिन चूंकि गुरु अष्टम भाव में शत्रु की राशि में बैठे हैं, परंतु जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि के अधिपति को देख रहे हैं, और इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है। शुक्र जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के नीच के हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को दुश्मनी घर के लोगों से, और वो कई बार ऐसा होता है कि पति निकट आना चाहे पर घर के लोग उसे निकट नहीं आने देना चाहते, ऐसा भी होता है। और केतु यहां बैठे हैं जिनकी दृष्टि लग्न पे, व्यक्ति कई बार आसानी से किसी के बारे में कोई राय नहीं बना पाता है। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं होता कि आप जल्दी से ही किसी के बारे में कोई जज कर दें कि ये बात ऐसी है, पर लग्न पे केतु का प्रभाव व्यक्ति को भ्रम में डालने के लिए काफी होता है, और संबंधों को आरंभ में रेंग करके चलने के लिए विवश करता है। पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव रिकॉग्निशन का होता है, और पंचम भाव पुत्र के स्नेह का होता है, पिता के प्रेम का होता है। आपकी कुंडली में इसी भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, पिता हैं, माताजी हैं, पुत्र भी है, पर इन सब का जो एक लाड होता है जो आपको मिलना चाहिए, वो निगेटिविटी के साथ है, या देर से है, विलंब से है, या रख रखा करके है, मेहनत करा करके है। इसी कारण से कई बार चूंकि पंचम भाव का अधिपति अष्टम में बैठा है और पंचमेश स्वयं विपरीत स्थिति बना रहे हैं, अष्टमेश स्वयं विपरीत स्थिति बना रहे हैं बुध,
इस कारण से कई बार व्यक्ति जुड़ा तो रहता है एजुकेशन से, पर उसको दिक्कत होती है और कई बार वो ना चाहते हुए भी उसे वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। पक्की बात है। अष्टम भाव के गुरु व्यक्ति में दैवीय शक्तियों का प्रभाव रखते हैं। उसको ईश्वर के समझने की शक्ति होती है, ईश्वरीय गुणों को समझने की शक्ति होती है, धर्मशास्त्र में रुचि होती है, वो चरित्रहीन नहीं होता, उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, उसकी कुशाग्रता बड़ी अच्छी होती है। ये तमाम चीजें जन्म कुंडली में मिली हुई हैं। पर नेगेटिव क्या है? भाग्य भाव में नीच का होना और उनका नीच भंग नहीं होना मंगल का। सूर्य 12वें भाव में नीच के, गुरु शत्रु की राशि में, चंद्रमा मेष राशि में जिसके अधिपति नीच के, और केतु राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, शुक्र नीच के हैं। इस कारण से कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। ये आपकी कुंडली में इतनी बात। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति नीच के हैं और यहाँ पे शनि बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए छठवें और पांचवें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। प्रतियोगिता है और कई बार व्यक्ति जो नहीं चाहता है उसको वो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बात कही है, कई बार उसके जीवन में छोटी मोटी चुनौती हमेशा और सदैव बना रहे। एक वक्त पे आने के बाद इस कुंडली के लिए गुरु की दशा निश्चित रूप से बड़ी ही लाभप्रद हो सकती है। भले ही वो अष्टम भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं, पर जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति को देख रहे हैं, बुध को, सूर्य को देख रहे हैं। लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि और मंगल नीच के, शनि दशम स्थान में शत्रु के घर में बैठे थे। इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी भी होती है जिसके कारण व्यक्ति का सुख प्रभावित होता है और कई बार उसका जो डेली रूटीन है वो किसी के साथ बंधा होता है। मतलब वो किसी दूसरे की सेवा पहले करता है फिर अपनी मर्जी चलाता है। अब आप इस कुंडली को थोड़ा सा समझिएगा। इनकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है। गुरु जन्म कुंडली में शत्रु के घर में अष्टम भाव में बैठे हैं और उस गुरु पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। नवांश कुंडली में वो गुरु नीच के बैठे हैं, हालांकि उनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। दशमांशा कुंडली में वो गुरु शत्रु के घर में बैठे हैं। इस वजह से और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में अगर देख लूं तो आपकी कुंडली के आधार पे जो गुरु का प्रभाव है वो अपना संपूर्ण 100% परिणाम देंगे। इंटेंसिटी उनकी जो होगी वो 100% वाली होगी। पर ये गुरु आपकी कुंडली के लिए होरा कुंडली में, D4 चार्ट में और D60 चार्ट में, D12 चार्ट में, बाकी के D7 चार्ट वगैरह जितने भी D16 वगैरह जितने होते हैं उन सब के आधार पे मैं एक बात कह दूं, ये गुरु संतान के लिए मेहनत करवाएंगे। ये गुरु आपके भाग्य के लिए थोड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं। ये गुरु धन देंगे, मेहनत भी करवाएंगे, धन भी देंगे और ये गुरु की दशा शांतिप्रद जाएगी। पर इस गुरु की दशा में माता पिता से मतभेद हो सकता है, सास ससुर से मतभेद हो सकता है। इसके साथ साथ वाहन वगैरह के सुखों में कभी कभी परेशानी आ सकती है, इस वजह से सावधान रहें। और इसके साथ साथ ये पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाले भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं 12 डिग्री के और इनके वक्रत्व के प्रभाव के कारण कई बार आपका डेली रूटीन बाधित ना हो और कई बार जो आप काम करना चाहें वो बाधित ना हो। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने डेली रूटीन को भी कमजोर नहीं होने देना है। अपना जो एजुकेशन है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो रिसर्च है, अपना जो मेन काम है, उसमें से हमें हमारा ध्यान कभी भी भटकाना नहीं है। पेट कमजोर ना हो, पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो, ग्रंथों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उसमें रूटीन में बंधे रहें और भगवान की पूजा हमेशा ही होती रहे, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन होता रहे। आपकी कुंडली में गुरु मिथुन राशि के बैठे हैं, ये वायु तत्व की राशि है और गुरु अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि निश्चित रूप से आपकी कुंडली का उच्च शिक्षा का क्षेत्र और विदेश गमन का क्षेत्र होने के साथ साथ थोड़ी बहुत परेशानी के साथ इसमें योग बनते हैं। वो गुरु आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और राहु बैठे हैं हस्त के। इस कुंडली में शनि माघा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण कभी कभी कारोबार बाधित होता है और जो बॉस होते हैं उनके साथ भी कभी कभी समस्या हो सकती है, हालांकि ऐसा बहुत कम है। मंगल पुष्य नक्षत्र में और शनि और मंगल द्विद्वादश बैठे हैं, इस वजह से इनकी दशाएं कभी कभी कष्ट में जा सकती हैं, जैसे गुरु में शनि और शनि में मंगल। अगर शुक्र में बुध आए, शुक्र में गुरु आए, जैसे गुरु की दशा चले तो गुरु में शुक्र और शुक्र में बुध, या कई बार गुरु में शुक्र और शुक्र में वापस गुरु आ जाएं, तो ये जो दशाएं हैं वो कमजोर जा सकती हैं। गुरु में शुक्र, गुरु में मंगल, गुरु में शुक्र और शुक्र में शनि, ये जो दशाएं हैं ये जातक को कमजोर कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो जरा देख के देखिए तो सारे ग्रह इधर बैठे हैं, मतलब 2,
3, 4, 5, 6, एक ग्रह यहां बैठा। इसका अर्थ है कि ये चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको साहसी तो बना रहे थे, पर नवांश कुंडली में जाकर के वो वृश्चिक राशि में नीच के हो गए हैं। और हालांकि उनका नीच भंग भी मंगल ने किया है। यहां मंगल के बैठने से गुरु का भी नीच भंग होगा और चंद्रमा का भी नीच भंग होगा। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जो मेहनत है विवाह को पकड़ करके रखने की, वो बड़ी ही मजबूत वाली है। और सामने वाला, चूंकि ये सम संख्या की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, उस पे शनि की दृष्टि है, लग्न पे गुरु की दृष्टि है, लग्नेश नीच के बैठे हैं, पर सब धीरे 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 उतना ज्यादा कमजोर नहीं है। इस वजह से इस विवाह को आराम से चलाया जा सकता है। ये कुंडली आगे धनवान बनेगी और निश्चित रूप से गुरु की दशा के बाद शनि की दशा आते आते तक आपको काम मिलता रहेगा। इस कुंडली का धन क्षेत्र, धन भाव के अधिपति धन भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव पे गुरु, सूर्य और बुध का प्रभाव रहेगा, ये बहुत अच्छा होता है। और निश्चित रूप से व्यक्ति के मित्र बहुत ज्यादा ना बने तो ये अच्छी बात होगी। पंचम भाव के अधिपति अष्टम में है, संतान को लेकर के बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। अपने डीप वर्क पे और भी ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी। एकादशवें भाव में नीच सूर्य, 12वें भाव में नीच के सूर्य और नीच के शुक्र एकादशवें भाव में, और 12वें भाव में नीच के सूर्य हो गए। और जन्म कुंडली में मंगल नीच के, शनि शत्रु की राशि में, गुरु अष्टम भाव में शत्रु की राशि में। ये तमाम स्थितियां व्यक्ति के जीवन को ऊपर नीचे उहापोह की स्थिति में ले जाकर के रखने वाली हैं। इस कुंडली को बल देने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर इतनी बात बता दूं तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वैसे बदल नहीं रहा है। मतलब चलित चक्र में जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे यथावत हैं। गुरु मिथुन राशि का फल कर रहे हैं, इस वजह से भाग्य का सुख मिलेगा। व्यक्ति नारायण का उपासक होता है। मंगल नीच के हो रहे हैं, इस वजह से घर में कलह का वातावरण बचता है। शुक्र राहु के संग बैठे, इस वजह से अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या होती है और व्यक्ति के जीवन में नौकरी मिलने में भी कई बार दिक्कत होती है। सूर्य नीच के बुध के संग शत्रु राशि में बैठे हैं और वहां पे हालांकि तात्कालिक मैत्री जो है वो बड़ी अच्छी बन रही है, पर फिर भी वहां पे कई बार व्यक्ति को मशक्कत बन जाती है। दाम्पत्य कमजोर होता है, पति तार्किक मिलता है और पार्टनर भी तार्किक मिलता है। कई बार पार्टनर का हस्तक्षेप आपके जीवन पे ज्यादा होता है, या पार्टनर साइड मतलब पति का जो क्षेत्र है, पति वाला विवाह जो क्षेत्र है, पति का क्षेत्र, ससुराल का क्षेत्र, वो थोड़ा तार्किक होता है और कई बार वो लोग झूठ बोल करके भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं। आपका पति आपको प्रेम करने वाला है सदैव। हालांकि अब आपको दांपत्य को लेकर के कभी भी घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? अब इस कुंडली में मैं आपको एक चीज और बता दूं। इस कुंडली का भवन, भूमि, वाहन का सुख जो यहां शनि है वो इसे देख रहे हैं, पर शत्रु के घर में है, इस वजह से कभी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन मंगल की भी दृष्टि यहां है, वो भी बहुत अच्छे भाव को नहीं देख रहे हैं, पर शनि और मंगल का संबंध चौथे भाव पे है। इस वजह से चंद्रमा, सूर्य और शनि की दशा में अगर चाहें तो आप धन संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कुंडली में इतनी सी बात मैंने बताई। नक्षत्र की बात अगर करूंगा तो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र के आधार पे बात कहूं तो सूर्य और बुध स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और बुध अस्त हो रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस और बढ़ाइए, समझने की शक्ति और भी विकसित की जा सकती है। अपना डीप वर्क और बढ़ाइए, क्रिएटिविटी आपके पास है उसको और बल दीजिए, क्योंकि मंगल नीचे हो रहे हैं जो कई बार बाधित हो रही है। भाग्य का बल मजबूत होना चाहिए। दिखा दिखा करके धर्म मत करिएगा। जो कुछ भी पुण्य का काम बने उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। आपकी कुंडली में आपका भाग्य बल कभी कभी कमजोर हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा इस भाव के अधिपति होकर के छठे में है। व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसका प्रभाव दिखता है। मंगल अपने भाव से 4 घर आगे पर कमजोर, इस वजह से साहस कम ना करिए। हालांकि चंद्रमा यहां पे आपको साहसी बना रहे हैं। गुरु जिस राशि में बैठे उस भाव का अधिपति शुभग्रह होकर के मित्रवत बैठा है, इस वजह से बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। और सूर्य इस कुंडली के लिए उच्च की दृष्टि से पंचम छठे भाव को देख रहे हैं, इस कारण से शत्रुहंता योग लगेगा। मंगल नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, इस कारण से भी परेशानी है। हालांकि चंद्रमा और मंगल का जो परिवर्तन हुआ है वो व्यक्ति को घुम घुमा करके उसके पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण सारे विरोधी परास्त होंगे और व्यक्ति अंत में जीतेगा। आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।